वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे नीट PYQ, दैट इज नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2024। 2024 में नीट में जो क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री का, उसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे कंसेप्चुअली, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 molar HCl solution, mass of NaOH left unreacted। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे इस प्रॉब्लम में जो हम मेन कंसेप्ट यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा कौन सा, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब C इक्वल्स टू N/V। सी यहाँ पे जो दिया है दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स और वी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सबसे पहले क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू वी। और ये कंसंट्रेशन कौन सा दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा सी इंटू वी। सी है मोलर कंसंट्रेशन इनटू वी, वी है हमारा ml में यहाँ पे। तो उसको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उसका कन्वर्सन जो हो जाएगा वो लीटर में हमें मिल जाएगा। तो n इक्वल्स टू मोलरिटी, मोलरिटी का वैल्यू दिया है 0.75 और वॉल्यूम ml में दिया है 25 और इसको डिवाइड कर दिए 1000 से, तो हमें ये वैल्यू मिला। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मास ऑफ HCl रिएक्टेड। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए तो फिर हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक रिजल्ट कौन सा, कि जो W है मतलब गिवन मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब यही यूज हुआ है यहाँ पे, मास ऑफ HCl रिएक्टेड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें मिला 0.75 डिवाइडेड बाई 40 और मॉलिक्यूलर मास, HCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हो गया कितना, 36.5। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का हो गया 35.5। तो 1 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 36.5। और इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ रहा है कितना, 0.684 ग्राम। फिर उसके बाद हम लोग ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखेंगे, HCl प्लस NaOH। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। ये 1 इक्विवेलेंट H प्लस डोनेट करेगा, ये 1 इक्विवेलेंट OH माइनस आयन डोनेट करेगा। मतलब ये एक आर्एनियस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें हमारा प्रोडक्ट बना सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaOH का मोल है 1, HCl का मोल है 1। और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज इक्वल टू इट्स 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ HCl का मतलब हो गया 36.5 ग्राम, क्योंकि HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5। 1 मोल ऑफ NaOH में कितना ग्राम होगा, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल टू 40। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एटॉमिक मास जितना है सबको ऐड कर देना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये आ गया 40 ग्राम। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करना है कि 36.5 ग्राम HCl जो है ये रिएक्शन से 36.5 ग्राम HCl requires 40 ग्राम of NaOH, then 0.684 ग्राम HCl will require how many grams of NaOH। यूनिटरी मेथड से वो हम लोग सिंप्लीफाई किए तो वैल्यू आया 0.75 ग्राम। अब ये क्वेश्चन में था कि मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब इसमें NaOH का कितना मास था जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया। तो वो हम लोग ले लिए कितना, 1 मोल लिए थे।
तो इसको हम लोग मास लेफ्ट क्या कर देंगे, 1 माइनस 0.75, ये वैल्यू मिला हमें कितना, 0.25, और ये हो गया ग्राम, और इस ग्राम को हम लोग मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो हमें वैल्यू मिला 250। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। तो ये क्वेश्चन में जो मेन फॉर्मूला हमें यूज करना है वो पहला फॉर्मूला कौन सा हो गया हमारा, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू एन बाई वी। दूसरा फॉर्मूला कौन सा हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, और यही फॉर्मूला को रीअरेंज करके हम लोग मास कैलकुलेट किए और उसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिए। यूनिटरी मेथड में क्या करना है, हमें जिस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन हो जाएगा, और लास्ट स्टेप है कि मास अनरिएक्टेड, मतलब कितना मास बचा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग 1 माइनस 0.75 किए, डिफरेंस आया 0.25 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर दिए मिलीग्राम में तो वैल्यू हो गया 250 mg। करेक्ट आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ये लिस्ट वन में क्वांटम नंबर दिया है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिस्ट टू में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कौन सा क्वांटम नंबर किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले देखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है। सिंपल कंसेप्ट का यूज करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब एक सब सेल में जो डिफरेंट ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। ओरिएंटेशन का मतलब कि उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लाइकवाइज। उसके बाद है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू हो गया +12 और -1/2। ये +1/2 या -1/2 बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलेगा हमें ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। शेप का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हमारा एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए एल का वैल्यू 0 होगा, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 1 है, इसका शेप होता है डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 2, उसका डबल डम्बल शेप। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल का शेप पता चलता है। शेप मतलब कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो अपने आप को किस तरह से रख रहा है, वो कहलाता है उसका शेप। और लास्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा साइज। साइज का सिंपल मीनिंग हुआ कि अगर एक एटम में ये सेंट्रल पार्ट है हमारा न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट क्वांटाइज्ड सेल होता है, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ एन का डेफिनिट वैल्यू, जैसे एन का वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले, यहाँ पे 2 ले, तो क्या है कि ये ऑर्बिट जो है वो डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अब हम इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेजर करें तो हर एक ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता जाएगा, और डिफरेंट होने के कारण हम दो एटम का जो साइज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइज का सिंपल मीनिंग हुआ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। तो इस तरह से हमें ये जो 4 क्वांटम नंबर है वो 4 क्वांटम नंबर के लिए करेक्ट ऑप्शन मिला हमें कौन सा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड। NH3 मॉलिक्यूल है, तो NH3 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करना है। NH3 मॉलिक्यूल तो नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, और यहाँ पे हो गया 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4, 3 + 1 4।
ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमें 4 मिला, उसमें से 3 है बॉन्ड पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर, 1 लोन पेयर। इसलिए लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर शेप होगा। और इरेगुलर शेप होने के कारण इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा कैसा, ट्राइगोनल पिरामिडल। भले हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है, एक्सपेक्टेड शेप होना चाहिए था टेट्राहिड्रल, लेकिन लोन पेयर होने के कारण इसका जो शेप हो जाएगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड टाइप का शेप होगा इसका। उसके बाद है हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल BrF5, BrF5। तो यहाँ पे BrF5 मॉलिक्यूल जो है उसका शेप कैसा हो जाएगा, तो BR5 फ्लोरीन एटम को शो करना है, F, ये F, और इसको हमें कनेक्ट कर देना है। एक फ्लोरीन रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा एक लोन पेयर। मतलब इस सेंट्रल एटम के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितना मिला हमें, 5। ये 5 हो गया बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 5, और एक है ये लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर मिला दैट इज इक्वल टू 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के इसका जो शेप होगा वो कैसा होना चाहिए, तो शेप होना चाहिए इसका स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर शेप में है। और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये शो करता है किस तरह का शेप, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल XeF4। तो XeF4, XeF4 मॉलिक्यूल जो है उसका शेप कैसा होगा,